राइट। नमस्कार सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हाय लीना, इज द ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक है? ओके, थैंक यू। सो आज क्या है कि आज हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे हम आपको मॉर्फोलॉजी रूरल और अर्बन सेटलमेंट दोनों की बता दें। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसके बाद आज कोशिश करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रिक जोनेशन मॉडल भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये अपने जो स्टार्टिंग है मॉडल्स की तरफ, हम लोग उस तरफ बढ़ जाएंगे। मजा आएगी। किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग लोगों ने मॉडल प्रेजेंट किया, वो हम लोग समझेंगे। तो इतना आपको मॉडल ढेर सारे नहीं पढ़ने, बस थोड़े बहुत मॉडल पढ़ने होते हैं। तो ठीक है, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो कल तक हम लोग ने जाना, व्हाट वी हैव लर्न टिल यस्टरडे इज दैट, क्या भैया पढ़ा हम लोग ने? अरे अनुज खुश रहिए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी तक हम लोग ने कल पैटर्न पढ़ लिए, पैटर्न्स वगैरह पढ़ लिए, जिसमें हम लोग ने जाना था कि रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड इट्स वेरिएंट्स। फिर हम लोग ने जाना था सर्कुलर पैटर्न एंड इट्स वेरिएंट्स। ये हम लोग ने देख लिया था और मैंने बुक पे चीजें बता दी थी मार्क करने को। ठीक है, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले, अभी लिखना नहीं, अभी पहले सुन लो कुछ चीज। मॉर्फोलॉजी एक बेसिक अगर बात करी जाए, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मॉर्फ। मॉर्फ मतलब होता है फेस। फेस का यहाँ पे हम लोग कैसे डिड्यूस करें कि किस तरीके से रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट हैं वो वैसे क्यों हैं, वो वैसे क्यों हैं। हम लोग ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो अपना समझ में आता है कि ज्योग्राफी ने बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है इन सेटलमेंट्स को, अलग अलग तरीके से। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे आपका किस क्लाइमेट में कौन रह रहा है, जहाँ पे पूरा का पूरा क्लाइमेट वहाँ कैसा है। तो मतलब ज्योग्राफी सेटलमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है, ज्योग्राफी सेटलमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है। मॉर्फोलॉजी में कुछ यही जनरल बातें होंगी, किस तरीके से स्टार्टिंग में जैसे बात करी जाए तो लोग नदी के किनारे रहा करते थे, जो हमारी ओल्ड सिविलाइजेशन है, वही आके जाके अर्बन सेंटर्स होती हैं उस टाइम पीरियड पे। तो अर्बन सेंटर्स की भी बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, तो वो मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन सेटलमेंट हो जाएगा। आज मॉर्फोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। और इसमें एक यूपीपीएससी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो आपका गंगा प्लेन है उसमें रूरल मॉर्फोलॉजी को समझाने का, ये काफी सवाल बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बीच बीच में हम समझाते जाएंगे। तो चलिए कुछ लिखना शुरू करिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ बहुत बढ़िया अनुज, क्या बात है। ऐसा भागी वागी ना, ठीक है, अपने पेस से। ये सही है। लिखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, इसमें पहले क्या करते हैं कि कुछ जनरल बातें लिख लेते हैं, कुछ जनरल बातें लिखते हैं। सबसे पहले, इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेटलमेंट। इंटरनल structure of a settlement. It is the internal structure of a settlement. Morphology.
ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस तरीके से लैंड यूजेज हो रहा है। लैंड यूजेज का मतलब है कि कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, कितने पे घर बने हुए हैं, कितने पे इंडस्ट्रीज है, कहाँ स्कूल है, कहाँ हॉस्पिटल है। ये सब लैंड यूजेज के अलग अलग पैटर्न है। कितना ग्रेजिंग लैंड है, कितना वेस्ट लैंड है, ये सब। सो इसमें लिखे, इसमें लिखे इट elaborates it about the it explains about the organization and pattern of land use and pattern of land use, कैसा land use हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। So internal structure of a settlement, land usage, organization and pattern। और लिखे, और ये क्या बताता है? ये बताता है it it explains how settlements are organized, how settlements are organized in terms of how people live, in terms of how people live, or how amenities का मतलब होता है facilities, how amenities are spatially distributed। आई थिंक मैंने आप लोग को बता रखा है द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन। स्पेशियल मतलब होता है स्पेस के साथ, टेम्पोरल मतलब होता है टाइम के साथ वेरिएशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इट एक्सप्लेन्स हाउ सेटलमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल लिव, कैसे रहते हैं, और हाउ एमिनिटीज आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड ही मान लो ये रीजन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनीज है। तो ये स्पेस के साथ वेरिएशन है, स्पेस के साथ वेरिएशन है। यहाँ पे कैसे कैसी एमिनिटीज हैं, कैसे आप फैसिलिटीज हैं, ये बात हो गई। तो एक और लाइन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने इंडिया में ये बहुत है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स how a settlement is structured, how a settlement is structured in terms of social functions। अभी हम बताएंगे, भी सब समझ जाओगे। It also controls how a settlement is structured in terms of social function। तो सोशल फंक्शन का कई मतलब हो सकता है, सोशल फंक्शन का कई मतलब हो सकता है। आप थोड़ा आराम से समझिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। सोशल फंक्शन कह सकते हो या सोशल ग्रुप्स कह सकते हो। सोशल ग्रुप्स जैसे कि आपने सुना होगा कि कास्ट बेस्ड विलेजेस होते हैं, ये अभी भी इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। अलग अलग जाति के लोग विलेज में अलग अलग जगह पे रहते हैं। कास्ट बेस्ड विलेज ये बहुत होता है, जो मतलब लोअर कास्ट का है वो सबसे दूर रहेगा, मेन सेंटर में नहीं रहेगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे आज के टाइम पे भी रूरल इंडिया में अगर बात करी जाए, जो विलेजेस हैं वो कास्ट बेस्ड ज्यादा है, तो कास्ट बेस्ड विलेजेस। सो ये क्या बताता है, जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये बता रहा है इस सोसाइटी में सोशल फंक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग देखने को मिलती है। जैसे कास्ट बेस्ड विलेज हो गया, फिर रिलीजन बेस्ड भी सेटलमेंट रहते हैं। रिलीजन बेस्ड आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम कोई रीजन है तो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत होती है, सो वो उसके बाद वहां पे हिंदू ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देखो हम हर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम एक रेफरेंस दे रहे हैं, ये बस हम एक रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो बाय एंड लार्ज देखा जाए इंडिया में सब अगल बगल भी रहते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कौन डोमिनेट कर जा रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है।
बिल्कुल। सो रिलीजन या अपीजमेंट होता है, सब पॉपुलेशन अपीजमेंट के सब तरीके हैं। सो रिलीजन रिलीजन बेस्ड वीक, और या फिर इसी को कह सकते हैं कम्युनल लाइंस पे भी सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। कम्युनल लाइंस पे भी सेटलमेंट देखने को हमें मिलते हैं। ठीक। अच्छा, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो यार शहरों में भी ये है। रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो शहरों में भी कुछ ऐसा ही है। शहरों में भी ऐसा ही है, और ये हम लोग डेलिब्रेट प्लानिंग भी करते हैं कई बार ऐसी। डेलिब्रेट प्लानिंग भी करते हैं ऐसी, जो कि उस पूरे की पूरे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि कहने का क्या मतलब है डेलिब्रेट प्लानिंग, जैसे हम लोग ने ओपन करा है सेपरेट रेलवे कॉलोनी ब्रिटिशर्स के टाइम से। सेपरेट रेलवे कॉलोनी आपके एरिया में भी होगा फॉर श्योर। सो वहां पे केवल क्वार्टर्स उन्हीं के अवेलेबल हैं जो रेलवे उसमें काम करते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग ने जानबूझ के मॉडर्न मार्केट्स इस्टेब्लिश किए, मॉडर्न मार्केट्स, मॉल सिस्टम, मॉल कल्चर, सो दैट ग्रोथ हो सके, मॉडर्न मार्केट्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, ऐसे ही एसेट्रा कर दो। मतलब ये जानबूझ के हमने सोशल फंक्शन के हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेशन किया सेटलमेंट में। सो ये है आपका स्ट्रक्चरिंग, बता रहा है किस तरीके से जो है आपका सोसाइटी में सेटलमेंट्स हैं। सोसाइटी में सेटलमेंट्स हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ये जनरल बात हो गई। इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से ज्योग्राफी आपका कंट्रोल कर रही है शेप एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। सो ये जो ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो यहाँ पे। ज्योग्राफी कंट्रोल्स, ज्योग्राफी कंट्रोल्स शेप एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, शेप एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। तो रूरल मॉर्फोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिकली आप लोग ये लिखोगे, साथ ही साथ अगर आप लोग को सीए डॉक्सियाडिस का क्लासिफिकेशन याद हो, राइट, सीए डॉक्सियाडिस का क्लासिफिकेशन। सो क्या करते हैं हम लोग, रूरल मॉर्फोलॉजी जो आपने लिखा है तो इसमें सबसे पहला लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एलिमेंट्स, ये क्लासिफिकेशन है ऐसे ही, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एलिमेंट्स। सिंपली वहां पे मैंने उसको बता ही दिया था, यहाँ पे भी सीए डॉक्सियाडिस, चार मेन पार्ट इन्होंने बोले थे, चार मेन पार्ट्स। तो अगर मॉर्फोलॉजी रूरल सेटलमेंट की पूछी जाती है तो आप सीधे इन्हीं का एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चार मेन पार्ट्स कौन कौन से थे, होमोजेनस, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, होमोजेनस पार्ट था, सर्कुलेटरी पार्ट था, सर्कुलेटरी पार्ट था, और आपका स्पेशल पार्ट था, स्पेशल पार्ट था, होमोजेनस, सर्कुलेटरी, स्पेशल एंड सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट। तो सीए डॉक्सियाडिस के अकॉर्डिंग रूरल मॉर्फोलॉजी जो है वो कुछ इस तरीके की है। होमोजेनस पार्ट है एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह वो सब एक जगह हो गए, सर्कुलेटरी पार्ट्स रोड सिस्टम हो गया, वो कनेक्शन हो गया, स्पेशल पार्ट कोई टेम्पल वेम्पल हो गया, सेंट्रल पार्ट जहाँ पे सारी पॉपुलेशन रह रही है, राइट। सारा हम लोग ने देखा था। इसके बाद कई जगह पे और दूसरे तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा? कई जगह पे लिखिए, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हैबिटेशन, मतलब हाउसेस, बस्तीज, एंड एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स, एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स। इसका क्या मतलब है? ये हेडिंग है, इसके अंदर हम लिखाएंगे भी, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर फार्मलैंड। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि जो यूएस है, यूरोप है, कनाडा है,
तो वहाँ, और यूरोप में मतलब वेस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ना, वहां पे जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड है। ये एनसीईआरटी जब हम पढ़ा रहे थे वहां पे भी बताया था, बहुत बड़े बड़े लैंड है, 100 एकड़, 200 एकड़, 150 एकड़, इतने बड़े बड़े लैंड है। तो वो लोग जो है ना अपने उसी फार्म में ही रहते हैं, उनका घर वहीं होता है। मतलब क्या है कि बड़ा सा फार्म लैंड है उनका, बड़ा सा फार्म लैंड है, और वो उसी फार्म लैंड में रहते हैं, उनका होम वहीं पे है, उनका होम अपने ही फार्म में है, ये पूरा फार्म है उनका, तो वहीं रहते हैं। लेकिन क्या ये आपको इंडिया में देखने को मिलता है? क्या ये आपको, हाँ, क्या ये आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि गांव का जो मतलब किसान है, क्या वो अपने खेत में ही रहता है, वहीं घर बना के रहने लग जाता है? नहीं ना। यहाँ पे कैसा सिस्टम है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे अभी हम लोग ने इसको पैटर्न में भी देखा था, इसको हम लोग ने पैटर्न में भी देखा था कि जैसे इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहा है, तो यहाँ पे विलेजेस थे, विलेजेस को हिंदी में बोलते हैं बस्ती, बस्ती भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, बस्ती। और यहाँ पे उसका फार्म है, मतलब एक क्लियर डिस्टिंक्शन है उसके फार्म में और उसके विलेजेस में। लेकिन अगर यूएस, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करी जाए, सो वहां पे दोनों एक ही उसमें रहते हैं। सो ये भी एक मॉर्फोलॉजी है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किस तरीके से आपकी ज्योग्राफी डिसाइड कर रही है कि वहां पे कैसा रूरल सेटलमेंट होने वाला है। तो यही जो मैंने बताया इसको जरा जल्दी से लिख लीजिए, लिखे। ओनली इन पार्ट्स, ओनली इन पार्ट्स ऑफ, ओनली इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएस, वेस्टर्न यूएस, कनाडा, कनाडा, and parts of western europe, parts of western europe where population density, population density is very low, is very low, and farming is done, and farming is done using machines, using machines। ये इस तरीके की फार्मिंग को हम लोग ने क्या बोला था, इंटेंसिव कल्टीवेशन या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। जब हम लोग ने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था, सो बड़े पैमाने पे लैंड है, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है ये only in parts of western US, Canada and parts of western Europe where population density is very low, farming is done using machines। फिर next point, people live in their farms, people live in their farms, and there are farmsteads, farmstead बोला जाता है, जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जहाँ पे करते हैं, बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उसको फार्मस्टीड बोलते हैं, जहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव फार्मिंग परफॉर्म करी जाती है। People live in their farms and there are farmstead, otherwise farmland are, farmland are distinct from the village, distinct from the village या बस्तीज, and habitation quarters, उसी में नहीं रहते हैं। सो ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल है, इंटेंसिव फार्मिंग का है ना, तो ये भी लिख लेना यहीं पे, इंटेंसिव फार्मिंग बहुत जबरदस्त चीज है ये।
जो भी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है। सो 2 पॉइंट हम लोग ने समझे, 2 पॉइंट। एक तो सी डॉक्सियाटिस के हिसाब से क्लासिफिकेशन, एक बार ये क्लासिफिकेशन जो है अपना कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे मतलब हैबिटेशन है, कहाँ उनके हाउसेस हैं, कहाँ उनके फार्म लैंड्स हैं, एक ये क्लासिफिकेशन। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड हो गया, लिख लिया, डायग्राम बना लेना, डायग्राम वायग्राम ना छोड़ा करो जो हम समझाते हैं, ठीक है, डन, ओके, ऑल राइट। थर्ड पॉइंट हेडिंग है ये, जैसे उसमें हेडिंग थी, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस रिफ्लेक्ट लोकल ज्योग्राफी, रिफ्लेक्ट लोकल ज्योग्राफी, ये मैंने अभी समझाया था जब मैंने इंट्रो दे रहा था। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ हाउसेस रिफ्लेक्ट लोकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट क्लाइमेट एंड लोकल हिस्ट्री, नेपाल वगैरह विजिट करो अगर आप, तो आपको दिखेंगे वहां घर मतलब पत्थरों के बने हैं, वहां घर पत्थरों के बने हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं, उससे उन्होंने घर बना रखा है। नेपाल वगैरह विजिट करो। तो कहने का ये मतलब है कि वहां पे जो चीज पाया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने घर को बना लिया। तो ये क्या है जो उनका कंस्ट्रक्शन है घर का, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां की लोकल ज्योग्राफी रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसे ही आपने अपने एरिया में देखा होगा, अगर प्लेन एरिया में रह रहे हो तो वही लाल ईंट के वो बने रहते हैं घर, लेकिन अगर हिली रीजन में रह रहे हो आप तो लकड़ी का और पत्थरों का इस्तेमाल होता है। अगर आपने वो मूवी देखी हो शिकारा, शिकारा मूवी में देखो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे मकान बने रहते हैं, लकड़ी के बने रहते हैं, राइट। तो लोकल ज्योग्राफी से प्रेरित होते हैं वहां के जो कंस्ट्रक्शन है। सो लिखेंगे इसमें, इन द हिल्स, इन द हिल्स, इन द हिल्स houses have houses have slanted roof, slanted roof का क्या मतलब होता है, ऐसे होता है slanted। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, so that rain and snow हट जाए, रेन एंड स्नो हट जाए स्लैंटेड रूप में। ड्राई रीजन्स में क्या होता है, ड्राई रीजन्स में क्या होता है, फ्लैट रूफ रहती है, फ्लैट रूफ्स, से राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फ्लैट रूफ्स रहती है ड्राई रीजन्स में। नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स यही गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नहीं कहेंगे, गंगा यमुना कहेंगे। सो ब्रह्मपुत्र को हम दूसरे उसमें लिखाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ मिट्टी के घर बनाते हैं, गाँवों में मिट्टी के घर होते हैं, उसको लेपते हैं गोबर से, और जो छत होती है वो थैच्ड रूफ होती है, थैच्ड रूफ, थैच्ड रूफ मतलब वही ना, स्ट्रॉ से बनाते हैं, स्ट्रॉ छप्पर छाते हैं। सो नॉर्दर्न प्लेन की अगर बात करी जाए, मड हाउसेस, थैच्ड रूफ काहे के लिए होते हैं, सो दैट जो इतनी हीट आ रही है वो आराम से रिफ्लेक्ट हो जाए, हट जाए, और अंदर ठंडा पना रहे। गर्मी ज्यादा होती है नॉर्दर्न प्लेन में, गर्मी ज्यादा होती है, 8 महीने तो गर्मी होती रहती है, 8-9 महीने। इसके बाद ज्यादातर यहाँ पे आप देखोगे वेल्स होते हैं, वेल्स इन द बैकयार्ड, वेल्स इन द वेल्स मतलब कुएं, कुएं आंगन में कुएं रहते हैं, सो दैट ग्राउंड वाटर इज इजिली अवेलेबल, ग्राउंड वाटर की इजी अवेलेबिलिटी के लिए। इसके बाद आसाम एरिया में अगर देखो और नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में देखो, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में अगर आप देखो, सो क्या है वहां पे, फ्लड प्लेन्स से बना है, फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। सो ये यहाँ पे अगर देखें तो अक्सर बाढ़ वगैरह आया करती है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ना, जैसे मान लो पानी है, नदी है, नदी नहीं कहेंगे, मतलब बाढ़ अगर आती रहती है तो क्या करेंगे, इस पे जैसे बैम्बू के बड़े बड़े पिलर टाइप के बनाएंगे, उस पे एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, ठीक है, और फिर इस पे मकान बनाएंगे, इस पे फिर मकान बनाएंगे, ठीक है। इसको
वेल्स इन द बैकयार्ड नॉर्दर्न प्लेन में होता है, सो दैट ग्राउंड वाटर इज इजिली अवेलेबल, आराम से ग्राउंड वाटर यूज किया जा सके। क्या हमने बताया कि ये मान लीजिए यहाँ बाढ़ वाढ़ आया करती है, तो ये यहाँ का क्या करेंगे लोग कि अपने घर को रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। ये जो रेज्ड बैम्बू के प्लेटफॉर्म होते हैं, इसको बोला जाता है स्टिल्ट्स, STILTS, स्टिल्ट्स, स्टिल्ट्स, स्टिल्ट्स घर बना लेते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा हुआ करती है। हो गया, इसको ऊपर कर रहे हैं हम, ठीक है, हटेगा नहीं, ऊपर कर रहे हैं। और देखें, और देखें अगर कि क्या क्या घर कैसे बनाते हैं। अगर कोस्टल प्लेन में बात करें, कोस्टल प्लेन में बात करें, कोस्टल प्लेन में या फिर जनरल भी बात करें, तो घर वगैरह मकान वगैरह जो बनाया जाता है ना, थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। जैसे बोलते हैं नहीं, न्यू थोड़ी ज्यादा भरो, ऐसे इस टाइप का। फिर यहाँ पे घर वगैरह बनाते हैं, ये मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। फिर यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है घर का, जो भी है, यहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और यहाँ पे आप सीढ़ी बना सकते हो, सीढ़ी बना सकते हो, ठीक है, स्टेयर्स बना सकते हो। ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं प्लिंथ। तो कोस्टल एरियाज में ऐसे होते हैं मकान जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लिंथ, प्लिंथ। प्लिंथ हाइट इज हायर, प्लिंथ हाइट इज हायर। नॉर्दर्न प्लेन अपने इंडिया में भी देख सकते हो, जहाँ पे फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, पानी भर जाया करता है, तो कोस्टल प्लेन कहीं पे भी देख सकते हो, नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पे फ्लड वगैरह आती रहती है, तो वहां पे प्लिंथ, प्लिंथ मतलब एक स्ट्रक्चर है, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप मकान बनाओगे। ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स हैं। अच्छा, इंडिया में ये भी होता है, क्या होता है सर, इंडिया में ये होता है कि हाउसेस जनरली फेस, हाउसेस जनरली फेस साउथ, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन। घर की दिशा बहुत मायने रखती है। हाँ एग्जैक्टली, सो ईस्ट, क्योंकि सिंपल सा ये है कि सनराइज, सनराइज पूरे घर में कहते हैं कि धूप आनी चाहिए, कोई कमरा मतलब छूटना नहीं चाहिए एज सच। साउथ का रीजन ये है कि विंड्स की डायरेक्शन है, ये विंड्स की डायरेक्शन, विंड्स की डायरेक्शन। ओके अनुज, अच्छा अच्छा, ये बात है। इसके बाद जो मैंने अभी हिल्स वाला आप लोग को बताया था, जो मैंने अभी आप लोग को हिल्स वाला बताया था, तो स्टोन जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको बोलते हैं शिस्ट स्टोन्स, शिस्ट स्टोन्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और सोशल फैक्टर भी काम करते हैं, सोशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं घर के कंस्ट्रक्शन को। ध्यान दीजिएगा, भी सोशल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं यार। अपने वेस्टर्न यूपी की अगर बात करी जाए, हरियाणा और ये सब रीजन, हरियाणा ये सब रीजन, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहां पे महिलाओं को इतना ज्यादा राइट और अथॉरिटी नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, महिलाओं को इतने ज्यादा राइट्स और अधिकार नहीं है, अभी भी पैट्रियार्की बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे। तो होता क्या है कि विंडोज आर स्मॉलर, विंडोज आर स्मॉलर, सोशल फैक्टर भी बहुत काम करता है, विंडोज आर स्मॉलर। फिर एक प्रावधान होता है इन सब घरों में कोर्टयार्ड्स का, कोर्टयार्ड्स मतलब बरामदा, बड़ा सा जो बीच का घर का मकान का जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज कोर्टयार्ड। ये बड़ा होता है, काहे के लिए, फॉर सर्कुलेशन ऑफ वेमेन,
तो मतलब बाहर जा नहीं सकती है महिलाएं, तो घर ही में मूव कर सकें। सब बहुत मायने रखता है घर बनाते टाइम। तो अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी रूरल सेटलमेंट की, बाय एंड लार्ज आज के टाइम पे देखा जाए तो यार कहीं पे कुछ भी हो रहा है। जैसे कि रूरल, भले हम लोग रूरल पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे शहरों में पक्का घर बनता है, ईंटे से बनता है, तो ये लोग भी बनवा रहे हैं। कई गांवों में आपने खुद देखा होगा, ज्यादातर अब ईंटे के मकान बन रहे हैं। कहाँ कोई कच्चा घर बना रहा है, ये वो कर रहा है। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारी रूरल मॉर्फोलॉजी है, रूरल सेटलमेंट है, वो चेंज हो रही है। मॉडर्न फार्म हाउसेज आ रहे हैं लोगों के पास, फार्म हाउसेज, उसी में रह रहे हैं, रिजॉर्ट खोल दिया है वहीं पे। वहीं पे शादी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, पार्टी हो रही है। मॉडर्न फार्म हाउसेस रिजॉर्ट बन गए हैं। अर्बन विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है, बिजली वगैरह है, पानी है, कोई दिक्कत नहीं, सारी सोशल एमिनिटीज हो रखी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल चेंज हो गया, टाइल्स लगा रहे हैं घर में, टाइल्स लगा रहे हैं बाहर, टाइल्स लगा रहे हैं, गोबर ओबर पुरानी बात हो गई है। तो ये आज का सीन है। ठीक है, तो अभी जो हमने बात बोली है वो जरा लिख लीजिए, नोट करके लिखना, नोट करके, नोट करके, क्योंकि ये मेन कंटेंट से अलग चीज है। नोट। in recent times in recent times changing economies in recent times changing economies, better connectivity, better connectivity with urban centers, with urban centers, and more exposure, and more exposure and more exposure in construction styles, कंस्ट्रक्शन स्टाइल, इसी में ब्रैकेट करके लिख लो, ब्रैकेट करके लो, इंक्रीज ऑप्शंस इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, construction materials, more exposure in construction styles, rural morphology, rural morphology and elements of rural settlements have changed, rural settlements have changed. For example, मॉडर्न फार्म हाउसेज आ रहे हैं, रिजॉर्ट्स आ रहा है, अर्बन विलेजेस आ रहे हैं, अर्बन विलेजेस एक्सेट्रा, स्मार्ट विलेजेस, अर्बन विलेजेस, ये बात है। ये बात है। अब मैं आप लोग को वो बता दूं, वो लिखा दूं जो मैं कह रहा था कि इससे सवाल आता है। सो क्या करेंगे हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, रूरल सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। रूरल settlements in the northern plain of India.
अब इसको समझते हैं। तो इसको हम जब समझा लेंगे तो अपना रूरल मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद हम अर्बन मॉर्फोलॉजी पे लेक्चर देंगे। तो पहले रूरल सेटलमेंट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इसको समझिए ये है क्या। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो। देखो ऐसा है कि जो सबसे पहले चीज हम लोग समझने क्या जा रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में कैसा रूरल सेटलमेंट होने वाला है। तो भैया ऐसा है, सबसे पहले सोचो नॉर्दर्न प्लेन बने कैसे हैं। नॉर्दर्न प्लेन बने कैसे हैं? नॉर्दर्न प्लेन हमारे बने हैं डिपोजिशनल फीचर से। ये डिपोजिशनल फीचर है, बड़ी बड़ी नदियां यहाँ के अपना सेडिमेंट जमा की है, जिससे कि ये बड़ा सा प्लेन एक सामने आ गया है। अच्छा, ये जो प्लेन सामने आया है, ये क्या एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है, जिसके चलते यहाँ पे सेटल्ड लाइफ है, परमानेंट सेटलमेंट है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो रखी है। इसके बाद अगर यहीं पे बात करें तो हमें समझ में आता है कि अब इसके अलग अलग पार्ट है। अलग अलग पार्ट मतलब कि इसको हम लोग 3 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। 3 पार्ट में विभाजित करने का क्या मतलब है कि एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर प्लेन बोल सकते हैं, या फिर इसी को अपर मिडिल लोअर गंगा प्लेन भी बुलाया जा सकता है। सो यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो बस हमें यही पढ़ना है, बस हमें इनको इसी तरीके से पढ़ना और खत्म कर देना है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। जितना बताया है वैसे ही लिखेंगे। सो रूरल सेटलमेंट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लिखिए। नॉर्दर्न प्लेन्स are the result of depositional feature of the mighty rivers। mighty rivers मतलब बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इसकी इनकी असंख्य ट्रिब्यूटरीज, उनके द्वारा ये पूरा प्लेन्स का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, these plains are one of the most fertile plains of the world, these are, next point, these are intensively cultivated for the last several centuries. People lead a settled life and have permanent settlements. तो आई होप आपको पता होगा खादर भांगर के बारे में, ये एनसीईआरटी में हम लोग ने पढ़ा था। भांगर मतलब बूढ़ी, खादर मतलब न्यू, भांगर मतलब बूढ़ी, बूढ़ी क्या, एलुवियल सॉइल। खादर मतलब जो न्यू है, न्यू मतलब कि हर साल ये अपने को रिन्यू करती है, हर साल यहाँ पे जो है सॉइल आती रहती है, हर साल यहाँ पे सॉइल आती रहती है। खादर का ये मतलब होता है, खादर का ये मतलब होता है। तो जाहिर सी बात है, भांगर मतलब बूढ़ी, बूढ़ी मतलब इन द सेंस कि अब यहाँ पे फ्लड वगैरह नहीं आती है। तो फ्लड वगैरह अगर जिन एरियाज में नहीं आती है तो वहां पे सेटलमेंट कैसा होगा, कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट। और खादर लैंड जहाँ पे हर साल हर रेनी सीजन में फ्लड आ जाती है, वहां पे सेटलमेंट कैसा होगा, सेमी कॉम्पैक्ट होगा या डिस्पर्स्ड होगा। तो इस लाइन को लिख लो जरा, इस लाइन को लिख लो।
in areas of in areas of in areas of Bhangar tracts, in areas of Bhangar tracts which are free from flood, there we have there we can find compact and semi-compact settlements. While in areas of Khadar tracts which are flooded, in almost rainy season, in almost every rainy season. We have semi-compact and dispersed settlements. अब हम लोग जो है उसका पढ़ लेते हैं, जो बांटा हम लोगों ने, डिवाइड किया, उसको देखते हैं। So in UP and Uttarakhand, उत्तराखंड हम जानते हैं यहाँ पे तराई रीजन है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दे, मार्शी लैंड, दलदली एरिया, पानी अच्छा खासा रहता है, मार्शी लैंड काफी पाए जाते हैं। एक टाइम पे थिक फॉरेस्ट भी थे, बड़े पैमाने पे थिक फॉरेस्ट भी थे, लेकिन ये थिक फॉरेस्ट को काट के ना यहाँ पॉपुलेशन बसा दी गई है। सो दे हैव बीन नाउ बीन दिस हैज बीन डिफॉरेस्टेड लैंड, एंड वहां पे अब एग्रीकल्चर लैंड कर दिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड, सो दैट लोग खेती कर सकें। ठीक है, सो बड़े पैमाने पे यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बड़े पैमाने पे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे आपको रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। और वो भी किस तरीके के सेमी कॉम्पैक्ट, विच आर लार्जली सेमी कॉम्पैक्ट है, बहुत घने नहीं देखने को मिलेंगे, सेमी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, और मीडियम साइज रहेगा। इन रूरल सेटलमेंट्स का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मीडियम साइज रहेगा, सो ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की स्टार्टिंग में ये जो मैंने लिखा है तराई रीजन, सो ये अपर पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपर गंगा प्लेन अगर मैं लिख दूं तो ये गलत नहीं है। अपर गंगा प्लेन एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन थी, तराई रीजन वाला मार्शी लैंड होता है। नदियां जो गायब हो जाती हैं वहां पे भाबर बेल्ट में, नदियां तो भाबर बेल्ट में जो गायब हो जाया करती थी, गायब इन द सेंस बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, उसके नीचे से फ्लो करती थी नदियां, तो जैसे मतलब हम लोग को अपीयर होता था दूर से कि नदी गायब हो गई, सो वो यहाँ पे फाइनली आती है, उतरती है प्लेन एरिया पे, तो इसलिए दलदली एरिया बनाती है, छिछला एरिया बनाती है। वेजिटेशन के लिए थिक फॉरेस्ट थे एक टाइम पे, बट अब काट के सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पे। तो ये हो गया, तो अपर गंगा प्लेन डिस्कस कर लिया। नाउ मिडिल गंगा प्लेन। So most of the rural settlements in the middle Ganga plain are semi-compact and are of small size। स्मॉल साइज क्यों है? स्मॉल साइज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो हर किसी के उसमें आएगा तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं। क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली स्पेस्ड का ये मतलब है कि बहुत ही आपस में पास पास हैं, बहुत पास पास हैं। लैंड बहुत फर्टाइल है, यहाँ की लैंड इज वेरी फर्टाइल। लैंड इज वेरी फर्टाइल, हर तरीके की क्रॉप यहाँ पे होती है, हर तरीके की क्रॉप यहाँ पे होती है। सो ये रहा आपका मिडल गंगा प्लेन के बारे में एक जानकारी। मिडिल गंगा प्लेन के बारे में जानकारी। इन द लोअर गंगा प्लेन, इन द लोअर गंगा प्लेन, यहां पे अगर बात करी जाए, सो लोअर गंगा प्लेन आपका जो होगा बिहार का, सुनो, बिहार का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर आ गया, फिर सुंदरबन डेल्टा इधर पड़ जाएगा। सो ये आपका लोअर गंगा प्लेन है। तो लोअर गंगा प्लेन में रूरल सेटलमेंट कैसे होंगे वो डिपेंड करता है वहां पे हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। अब ये कीवर्ड है हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है वहां पे नदी कैसा, नदी पे वहां नदी वहां पे कर क्या रही है, क्या नदी का रेगुलर कोर्स है, क्योंकि आप लोग बिहार में जानते होंगे कि कितनी नदियां अपना पाथ चेंज करती रहती हैं, राइट। सो अब ये नदी पे डिपेंड करता है कि नदी वो जो पाथ बना रही है वो फिक्स है कि चेंज कर रही है, उस तरीके के रूरल सेटलमेंट हमें वहां देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर भाई सही बात है, अगर कोई ऐसी नदी है फॉर एग्जाम्पल कोसी नदी, तो वहां पे जो लोग उसके आसपास रहेंगे उनको पता है कि यार ये नदी कभी भी अपना कोर्स चेंज कर देती है, तो वो उस तरीके से तैयार रहेंगे, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे घरों में, सो दैट जब भी पानी आएगा, जब भी बाढ़ वाढ़ आएगी तो मूव कर सकते हैं। तो ये लोअर गंगा प्लेन में जो सेटलमेंट है वो डिपेंड करता है हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, राइट। और जो आपका सुंदरबन डेल्टा बंगाल में अगर बात करी जाए, सुंदरबन डेल्टा के पास हमें कैसे सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, सब एक जगह नहीं रहते हैं बल्कि दूर दूर पे रहते हैं। सो ये बात जरा आप लोग यहाँ पे लिख लो। इन लोअर गंगा प्लेन, इन लोअर गंगा प्लेन कॉमा द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, योजना और कुरुक्षेत्र। देखो, योजना पढ़ो या ना पढ़ो, हर महीने की कोशिश करा करो, ले लो, ठीक है। कुरुक्षेत्र तो मतलब वॉलेंट्री है, लेना चाहो तो लो या ना लो, लेकिन योजना जरूर लेते रहा करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जो अपने ऑप्शनल में काम आ जाती है। तो मैंने एनसीईआरटी जस्ट खत्म किया अन अकेडमी पे, तो उसकी रिलेवेंस मैंने वहां बताई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, हेल्थ हो गया, कितने ढेर सारे टॉपिक्स पे इन दोनों में मैगजीन्स में बातें होती रहती हैं, तो वो एड ऑन हो जाता है। बहरहाल इसको लिखिए, इन लोअर गंगा प्लेन द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय, आर controlled by hydrological characteristics, hydrological characteristics, hydrological characteristics. The type of rural settlements are controlled by hydrological characteristics. और इसीलिए हमें यहाँ पे हर तरीके के सेटलमेंट देखने को मिलेंगे, हर तरीके के सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी दिख सकता है, बिहार के कई रीजन में है कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, और आपका डिस्पर्स्ड भी देखने को मिल सकता है। डिस्पर्स कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे नदी बहुत ही ज्यादा शिफ्ट कर रही होगी, सो हाईली शिफ्टिंग नेचर ऑफ रिवर, हाईली शिफ्टिंग नेचर ऑफ रिवर, बस ये ध्यान रखना। और इसी में लिख लो, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर कॉमन इन, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, स्कैटर्ड मतलब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, scattered settlements are common in
common in Sundarban Delta. Sundarban Delta. लिख लिया सबने? डन। खुल्लर निकालिए। खुल्लर ओपन करिए, खुल्लर। बाल वाल कटवाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। खुल्लर पेज नंबर 438, पेज नंबर 438। So पेज नंबर 438, चैप्टर है सेटलमेंट्स। अरे हम गरीब लोग हैं, कहाँ ये सब, उसके लिए भी समय चाहिए ना, है तो आजू बाजू में। चैप्टर नंबर 13, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स, पेज नंबर 438। हेडिंग लिखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो आप लोग मेरे साथ देखिए जरा, उसमें पहली लाइन देखिए जरा। मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इज कंसर्न्ड विद देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, रीजनलाइजेशन एंड एनालाइजेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट। देखिए कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है आपको समझाने के लिए। क्या? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसी के बाद कार्ल सॉयर वाली लाइन छोड़ दो। कार्ल सॉयर डार्क में लिखा है 1 2 3 4, उतनी छोड़ दो। उसके बाद देखो लिखा है 10, रूरल मॉर्फोलॉजी deals with the study of built up area consisting of houses and streets etc, and the open land surrounding the built up area where agriculture or some other primary activity is carried on. The famous settlement geographer C.A. Doxiadis has suggested 4 main parts: homogeneous part, that is agriculture field; central part, built up area or basti; circulatory part, road, street, footpath; special part, स्कूल, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, पंचायत घर, कल्चरल प्लेस एक्सेट्रा। सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है जो हम बता रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक। तो हम लोग ने सीए डॉक्सियाडिस का ये हमने आप लोग को बता दिया था। नीचे आप लोग देख सकते हो, तो पढ़ना चाहो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पेज नंबर 441 में आओ, 441। उसमें देखो रूरल हाउसेज एंड हाउस टाइप्स। रूरल हाउसेज एंड हाउस टाइप्स। सो इसमें है सबसे पहली लाइन, हाउस इज अ शेल्टर बिल्ट बाय मैन। ये जो मैन है ना, मैन देखो अपना लिटरेचर ही पैट्रियार्की को प्रमोट करता है। ठीक है, अपना लिटरेचर ही प्रमोट करता है पैट्रियार्की को। सो व्हाई इट कांट बी women? हाउस इज अ शेल्टर बिल्ट बाय मैन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, व्हाई इट कांट बी women? तो जो लिखना आप लोग को लिख लेना। So house is a shelter built by man to protect himself from the vagaries of climate and to meet the basic physiological requirements of the body. Thus the house is a universal feature of the inhabited world. ठीक है, अब आइए आप लोग लास्ट वाले पैरा में। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया houses are made up of locally available building material। याद आया, ज्योग्राफी डिफाइन कर रही है।
रिसोर्सेज, ये यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ज्योग्राफी डिफाइन कर रही है। लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल सच एज स्टोन, मड, अनबर्न्ड ब्रिक्स, बैम्बू, वुड, रीड्स, लीव्स, ग्रासेस। बस इतना इसमें। नेक्स्ट पेज में लिखा है कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस। फिर एक टेबल बनी हुई है, पक्का कच्चा कैसे क्या बनता है। सो ये सेंसस ऑफ इंडिया भी इसको अपने तरीके से समझाता है। अच्छा ठीक है सर, ये हो गया। पेज नंबर 437 पे आइए। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स है उसका सेकंड पॉइंट, रूरल सेटलमेंट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। रूरल सेटलमेंट्स इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको करा दिया, राइमिंग हो गई ना। रूरल सेटलमेंट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो पूरा वही है जो आप लोग ने लिखा है, सेम एज इट इज वही है, कंटेंट सेम है। ये देखो है तो कितना, रूरल सेटलमेंट्स इन हिमालयन रीजन, रूरल सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, रूरल सेटलमेंट्स इन पेनिनसुलर इंडिया, रूरल सेटलमेंट्स इन कोस्टल एरियाज। ठीक, तो अब सब नहीं पढ़ना है, मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन ये रूरल सेटलमेंट्स इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। और इसी का जो सेकंड पैरा है पेज नंबर 437 में आप लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर 437 पेज का सेकंड कॉलम में आइए, पहला पैरा, मोस्ट ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन द मिडिल गंगा प्लेन आर सेमी कॉम्पैक्ट स्मॉल साइज, ये आप लोग ने लिख लिया है। ठीक है, सो ये चीज है, ये अपना हिसाब किताब हो गया। अच्छा पेज नंबर 435 पे आओ। पेज नंबर 435 जहां है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट लिखा हुआ, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट लिखा हुआ। तो डिस्पर्स सेटलमेंट्स अगर आप लोग देखना चाहते हो कंट्री में कहाँ कहाँ पे है, न्यूक्लिएटेड या इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो ये आप लोग एक क्विक रीडअप कर सकते हो, सो दैट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि कहाँ कहाँ पे डिस्पर्स सेटलमेंट है इंडिया में, एक जनरल। तो एक मैप भी बना है 13.14, 13.14 देखो जरा सब लोग, एक जनरल मैप भी बना हुआ है वहीं पे, न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्पर्स्ड का। न्यूक्लिएटेड तो नॉर्थ, ज्यादातर जो इंडिया है नॉर्थ रीजन तो पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक, तो ये है एक जनरल जोन्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो इतना कर लीजिएगा। अर्बन मॉर्फोलॉजी हम कल से स्टार्ट करेंगे और 2 मॉडल पढ़ा देंगे कल। ठीक है, हो पाएगा? ठीक, अपने अपने सिलेबस पे भी ध्यान रखते रहिएगा। लास्ट हेडिंग क्या थी? वो लास्ट में मैंने मैप बोला था, लास्ट में हमने क्या बोला था, मैप बोला था आई थिंक। वो बताया था पेज नंबर 435 पे डिस्पर्स सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और एक मैप बोला था फिगर 13.14, इंडिया का जनरल जोन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ये 2 टॉपिक हैं, पेज नंबर 435 है। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर नाउ। और चीजों को पढ़िए, कल से हम लोग अर्बन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, रूरल वाला पार्ट खत्म, अर्बन वाला पार्ट शुरू होगा। ठीक है, चलिए बाय 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 बाय, नमस्ते, बाय बाय बाय।